जिसका आप सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आ गया है। एक लिस्ट जो है वो आ चुकी है हरियाणा को लेकर और उसमें कई नाम आए हैं। उन नामों पर चर्चा करेंगे, क्यों उनके नाम आए हैं और किस लिए जो है, जो मौजूदा सांसद थे उनका टिकट कटा है। नमस्कार, मैं हूँ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं खरी-खरी न्यूज़ से कुलदीप शरण जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू अरुण। सर, हम जिस तरह से आकलन कर रहे थे बहुत पहले से ही बंतो कटारिया के टिकट पर हम लोगों ने चर्चा की थी, वो लगभग फाइनल बताया था। कृष्णपाल गुर्जर के टिकट को फाइनल बताया था, धर्मवीर सिंह के टिकट को फाइनल बताया था। तकरीबन हमारा 100% ये लगा लीजिए आकलन जो है वो आज सच साबित हुआ है। आप सिर्फ जो मनोहरलाल खट्टर ही एक ऐसी शख्सियत थे उस टाइम जो दौड़ में नहीं थे, उनका ही एक हम अलग से नाम मान सकते हैं। बाकी जो पांचों नाम हैं उनकी चर्चा हमने की थी। और सर, जिस तरह से है सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बंतो कटारिया के नाम पे। बंतो कटारिया और सिरसा को एक साथ उनका आकलन करते हैं। दोनों ही जगह पर सेम जाति का उम्मीदवार उतारा गया है। अरुण देखिए क्या है कि अंबाला के जो समीकरण थे उन समीकरणों में बीजेपी के पास मूल तौर पर तीन ही प्रत्याशी थे। पहली बंतो कटारिया थी, उसके बाद में कृष्ण बेदी थे और साथ में पूर्व विधायक बलवंत सिंह सडोरा थे। जब बीजेपी हाईकमान ने तीनों ही नेताओं का जब आकलन किया, इनके बारे में पड़ताल की और इनके संभावित परिणाम के बारे में चर्चा की, तो साफ तौर पर ये जाहिर हुआ कि बंतो कटारिया को टिकट देने से जो रतनलाल कटारिया की सहानुभूति के जो वोट हैं वो बंतो कटारिया को मिल सकते हैं। वैसे भी बंतो कटारिया काफी एक्टिव है, ये नहीं है कि उनको सिर्फ रतनलाल कटारिया की एक पत्नी होने के नाते टिकट मिला है। वो रतनलाल कटारिया का सारा कामकाज देखा करते थे और उनको बीजेपी के सिस्टम का भी पता है। उनको अंबाला पार्लियामेंट के सारे 9 के 9 हलकों की जो ज्योग्राफिकल और जो है सामाजिक जो है सारे उनको समीकरणों का पता है। इसलिए बीजेपी हाईकमान ने उनको टिकट देने का फैसला किया है। और अशोक तंवर बड़ा सरप्राइजिंग नाम है। इस नाम को हम थोड़ा 50-50 में रखे हुए थे। हाँ, देखो ये लगता था कि बीजेपी एक ही कास्ट के दो नेताओं को टिकट नहीं देगी और आमतौर पर ऐसा होता भी नहीं है। पिछली बार भी जहां अंबाला में रतनलाल कटारिया को टिकट मिला था, तो दूसरी तरफ में वहां पे सिरसा में सुनीता दुग्गल को टिकट मिला था, यानी दोनों दोनों अलग अलग जातियां थी। लेकिन मुझे लगता है अरुण की अशोक तंवर को टिकट इसलिए मिला कि अगर कुमारी शैलजा भी अगर सिरसा सीट पर आती हैं तो फिर अशोक तंवर उनके सामने सबसे मजबूत प्रत्याशी साबित होंगे, क्योंकि अशोक तंवर का भी सिरसा अपना पार्लियामेंट का क्षेत्र है। एक बार वो सांसद भी रहे और दूसरी बार चुनाव हार गए थे, तो उनका अपना लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच में अपना पर्सनल वोट बैंक है और ये वोट बैंक चुनाव परिणाम को डिसाइड करने में बिल्कुल इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए बीजेपी ने रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए ही हम कहीं ना कहीं अशोक तंवर को चुनाव जंगल में उतारा है। आज हम दुष्यंत चौटाला की रैली देख रहे थे। वैसे तो आप कहोगे कि लोकसभा के बीच में दुष्यंत चौटाला का जिक्र क्यों हो रहा है, लेकिन जो जिक्र लाजमी है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जिसकी तारीफ करते हैं ना, फिर उसका सोच लो क्या अंजाम होता है। तारीफ तो सर राव इंद्रजीत की भी की थी। देखिए, अगर आप आज उसके दुष्यंत चौटाला के भाषण को सुनेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि मोदी जी ने खट्टर साहब के अलावा फरीदाबाद वाले की प्रशंसा भी की थी, उन्होंने गुरुग्राम वाले की भी प्रशंसा की थी और एक दो और की प्रशंसा की थी। तो जाहिर तौर पर उन्होंने तंज कसा था कि जैसे खट्टर साहब को सीएम पद से हटा दिया गया है, ऐसे ही दोनों ही वर्तमान सांसदों यानी राव इंद्रजीत और केपी गुर्जर की टिकट भी कर सकती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ये नहीं जानते कि बीजेपी का सिस्टम कुछ अलग ही है। जिस तरह से आज मनोहरलाल खट्टर को करनाल से टिकट दी गई है, तो उससे साफ जाहिर है कि उनको सेंटर की पॉलिटिक्स में एक्टिव किया जाएगा। उन्हें या तो संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और या फिर मोदी 3 सरकार में उनको बड़े डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी जाएगी और इसलिए ही उनको करनाल से टिकट दिया गया है। करनाल खट्टर साहब के लिए बिल्कुल सेफ सीट भी है और वो तीसरी बार इस सीट को आराम से बीजेपी की झोली में डाल सकते हैं, क्योंकि वहां के जो समीकरण है वो अरुण बीजेपी के लिए फेवरेबल है और मनोहरलाल खट्टर के प्रति नाराजगी वहां पर ज्यादा नहीं है। जो सिटिंग जो एमपी है संजय भाटिया, उनके खिलाफ तो बड़ी नाराजगी थी, लेकिन मनोहरलाल खट्टर के खिलाफ कोई नाराजगी वहां पर थोड़ी बहुत नजर आती है, बाकी बड़े लेवल पर नहीं है। तो यानी कि वो एक बार फिर से बीजेपी को बड़े मार्जिन के साथ ये सीट जितवाने का काम कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है सर। चर्चा हम लोग कर रहे थे कि इस तरह से जो है मनोहर लाल खट्टर को एकदम से उससे पॉलिटिक्स से
सेंटर पॉलिटिक्स के लिए चुना गया है। और देखिए बीजेपी सरप्राइज हमेशा देती है, सरप्राइज देने की हर बार की उनकी रणनीति रहती है और इस बार भी एक गजब का सरप्राइज दिया है। अनिल विज तक को जो है वो एकदम से दरकिनार कर दिया। देखिए क्या है कि देखिए बीजेपी जो फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स है, दूसरी पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो उस पैटर्न में अनिल विज सीएम के प्रत्याशी के तौर पर, सीएम के तौर पर बीजेपी हाईकमान को नजर नहीं आए और अनिल विज को नायब सैनिक के नीचे काम करना गवारा नहीं था, इसलिए वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। हम आपको ये बता दें कि अनिल विज का नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन अनिल विज ने खुद ये कह दिया कि वो नायब सैनिक के साथ काम नहीं करेंगे। असल में क्या था कि अनिल विज को इस बात का डर था कि पहले तो खट्टर साहब को उनके ऊपर बैठा दिया गया और अब नायब सैनिक को भी उनके ऊपर बैठाया जा रहा है। दोनों एक ही जिले के नेता हैं और जब दोनों मंत्री थे उसमें भी अनिल विज और नायब सैनी के अंदर 36 का आंकड़ा था। यही वजह थी कि नायब सैनी का छोटा वजीर बनना अनिल विज को मंजूर नहीं है और इसलिए उन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर दिया। कृष्णपाल के गुर्जर के नाम पर चर्चा करेंगे, इसका भी आकलन हमने किया था और मोहर लगाई थी कि 100% इनकी टिकट है। देखिए केपी गुर्जर का रुतबा फरीदाबाद बेल्ट में बड़ा रुतबा है, वो मोदी के भी नजदीक हैं और उनके मुकाबले में दूसरा गुर्जर चेहरा बीजेपी के पास कोई नहीं है। साफ सी बात है कि बीजेपी की जो थ्योरी है कि कास्ट के जो सबसे मजबूत नेता हैं, तो उसके तौर पर केपी गुर्जर आज की तारीख में सबसे बड़े पायदान पर हैं और इसलिए उनकी टिकट को कंफर्म किया गया। दौड़ में विपुल गोयल भी थे, तो लेकिन और साथ में राजेश नागर जो विधायक है तिगांव के, वो भी दौड़ में शामिल थे। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने सिर्फ ये चीज देखी कौन सा जो नेता है टिकट को आसानी से जीत सकता है। बेशक से आज की तारीख में केपी गुर्जर के साथ में वैसा माहौल नहीं जो 2019 में था। 2019 में केपी गुर्जर सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, इस बार उनका मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन उनकी जीत के रास्ते में कोई रोड़ा नजर नहीं आता है। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान ने उन पर विश्वास जताने का काम किया है। इकलौती जो है वो जाट को अभी टिकट डिक्लेयर हुई है धर्मवीर सिंह की, किस तरह से देखते हैं इसको? धर्मवीर सिंह को टिकट जो है दो कारणों से मिली है। पहला कारण तो यह है कि उनकी सिफारिश राव इंद्रजीत ने की है। राव इंद्रजीत के भी नजदीकी है। 2019 में भी उनकी गारंटी उन्होंने ली है, दोनों चीजें हैं। देखो गारंटी तो 2019 में भी राव इंद्रजीत ने उनकी गारंटी ली थी और 2024 में भी उन्होंने गारंटी ली है और ये कहा है कि जितवाने की जिम्मेदारी उनकी है। और वैसे भी बीजेपी के पास भिवानी सीट पर धर्मवीर से बेहतर ऐसा कोई जाट चेहरा नहीं था जो जितवाने की गारंटी रखता हो। बाकी के जो चेहरे थे उनका अपना वोट बैंक जो है 10,000 से ज्यादा निकला नहीं था और धर्मवीर ऐसे नेता है जिनका लगभग जो है लगभग 50,000 से 70,000 के करीब अपना वोट बैंक है और ये वोट बैंक एक बड़ी मायने रखता है और इसलिए उनके टिकट को कंफर्म किया गया। बीजेपी इस सीट पर जाट को ही टिकट देने के लिए मन बनाई हुई थी। बेशक से नाम भूपेंद्र यादव का भी था, बेशक से नाम सुधा यादव का भी था, लेकिन साफ तौर पर पहले से संकेत थे कि भिवानी सीट के ऊपर जाट को ही टिकट मिलेगी, चाहे वो पार्टी के अंदर का जाट हो और चाहे वो पार्टी के बाहर का जाट हो। सर बड़ी बात है, धड़कने लोगों की हमारी इस वीडियो से जो शायद उम्मीद कर रहे हैं, वो अभी तक ये उम्मीद है कि जिनको टिकट मिली है हम उनके नाम की चर्चा की बजाय उन नामों पर चर्चा करें जिन सीटों पे अभी होल्ड किया गया है। अरुण पहले तुम जो है गुरुग्राम सीट का जिक्र करना भूल गए हैं। छठी सीट गुरुग्राम भी है। गुरुग्राम सीट पर राव इंद्रजीत के बारे में पहले हमने भविष्यवाणी की थी कि वो टिकट कंफर्म उनकी जो है। तारीफ वाले जिक्र कोशिश की थी, वो हो गया होगा शायद। जी हाँ, क्योंकि देखिए राव इंद्रजीत अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं और उनका इफेक्ट दो पार्लियामेंट पर है, चाहे वो भिवानी महेंद्रगढ़ हो और चाहे गुरुग्राम हो। और बीजेपी के पैनल में बेशक सुधा यादव का नाम था, लेकिन ये पहले से ही तय था कि राव इंद्रजीत की टिकट नहीं कटेगी और कटनी भी नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई जनाक्रोश नहीं है, उनके खिलाफ जनता में विरोध नहीं है, उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं है और बीजेपी हाईकमान के साथ उनके मीठे संबंध है। अब बताइए जिस नेता को प्रधानमंत्री मोदी अपना मित्र बताते हो उसकी टिकट कैसे कट सकती है? तो उनको टिकट मिलनी कंफर्म थी और उनका जीतना भी कंफर्म है। तो अब तो जिक्र करें उनका जिनकी सीटें होल्ड पे हैं। हाँ, बाकी जो 4 सीटें हैं उनका जिक्र तो देखिए होगा ही होगा, क्योंकि ये 4 सीटें भी प्रदेश के लिए बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है और बीजेपी अगर 10 की 10 सीटें जीतना चाहती है तो बाकी जो 4 सीट हैं, जो चक्कर तो इन्हीं सीटों पर ज्यादा है ना, जो 6 सीटें कन्फर्म हुई हैं उन सीटों पर जो है बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर सिर्फ सिरसा में बन सकती है। बाकी की 5 सीटों पर बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसलिए बाकी जो 4 सीटें हैं, वो अलग-अलग कारणों से होल्ड की गई। कुरुक्षेत्र का ज़िक्र करें तो अभी तक क्या चिंता है और क्या सिनेरियो बन सकता है? अरुण कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट सीट पर जो है बीजेपी के लिए अब एक नई समस्या और खड़ी हो गई है। जब से नायब सैनी को सीएम बनाया गया है, तब से ये तो तय हो गया कि वहां से अब सैनी कैंडिडेट उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सैनी को ही सीएम बना दिया गया है, तो इसलिए वो कोटा कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरा कर दिया है। अब देखने की बात है कि बीजेपी दूसरे किन विकल्पों पर काम करेगी। यहाँ पर अरुण आपको बता दें कि 4 विकल्प बीजेपी के सामने नजर आ रहे हैं। पहला विकल्प है जिंदल फैमिली का। बीजेपी अभी भी ट्राई कर रही है कि वो शालू जिंदल, जो नवीन जिंदल की पत्नी है, उनको टिकट देने के लिए तैयार है। वैसे प्रायोरिटी बीजेपी की है कि नवीन जिंदल खुद चुनाव लड़े, लेकिन नवीन जिंदल अभी तक चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगर शालू जिंदल की टिकट के लिए, चुनाव के लिए जिंदल परिवार रजामंदी करता है, तो पहला नाम उनका ही है। दूसरा नाम कहीं ना कहीं एक पैराशूट के तौर पर मनजिंदर सिंह सिरसा का भी है। वो एक बड़े अकाली नेता है, उनका अपना दबदबा है। तो सिख जो है नेता के तौर पर, सिख चेहरे के तौर पर उनको टिकट दी जा सकती है। उनको भी कुरुक्षेत्र से ही चुनाव लड़ने की चर्चे हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो है डीडी शर्मा भी हैं, अरुण है, वो बड़े ब्राह्मण नेता है। उनका यहाँ पर 9 में से 6 हल्कों उनका अपना असर भी है, और वो बीजेपी के लिए जिताऊ कैंडिडेट भी हो सकते हैं। एक चौथे प्रत्याशी के तौर पर कहीं ना कहीं समाज सेवी संदीप गर्ग भी शामिल हो सकते हैं। वो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं और लंबे समय से वो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इस सीट पर अगर किसी ब्राह्मण को अगर टिकट देने का मसला बनता है, तो उसके लिए पहले बीजेपी को रोहतक और जो सोनीपत का पेच है, वो पहले सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ही कुरुक्षेत्र में किसी ब्राह्मण चेहरे की टिकट का वास्ता आ सकता है। वैसे आपको ये बता दें कि जो तीनों ही सीटों में कुरुक्षेत्र सीट ऐसी है, वहां पर जो है ब्राह्मण लगभग जो है 1.5 लाख के आसपास ब्राह्मण वोटर हैं। तो संख्या के हिसाब से जो वैश्य समुदाय है, उसके सिर्फ 60,000 वोट हैं। न्यू जिंदल बेशक यहाँ से चुनाव जीता है, लेकिन जिंदल परिवार की जीत की सबसे बड़ी वजह थी कि वो यहाँ पर सोशल वर्क काफी ज्यादा करते आए हैं वो। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी जो नॉन जो सैनी नेता है, पहले तो कैलाश सैनी भी यहाँ पर टिकट की दौड़ में शामिल थी, लेकिन अब उनका पत्ता कट गया है, क्योंकि सीएम भी सैनी और सांसद भी सैनी, ये दोनों काम शायद बीजेपी अब नहीं करेगी। तो ऐसे में देखने की बात यह कि जिंदल परिवार, डीडी शर्मा या संदीप गर्ग में से बीजेपी किस पर दाव लगाने का काम करती है। अगर सर एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँ कि ब्राह्मण कैंडिडेट के रूप में अगर डीडी शर्मा का शायद पहले भी अनुभव रहा है लोकसभा चुनाव का। हाँ, 2019 में डीडी शर्मा जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और लगभग 75,000 वोट भी हासिल किए थे। वो इसके अलावा पेहवा से भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और लगभग 45,000 वोट उन्होंने हासिल भी किए थे। इसके अलावा उनका कलाय क्षेत्र में उनका अपना गांव है, कैथल में भी उनकी वर्किंग रही है। यानी वो एक ऐसे चेहरे हैं जिनको चुनाव लड़वाने पर बीजेपी को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी देखिए क्या है कि वोट तो मोदी जी के नाम पर पड़ने हैं, और ऐसे में डीडी शर्मा का अपना जो बड़ा सर्कल है, वो सर्कल बीजेपी के लिए चुनाव जीतने का रास्ता आसान कर सकता है। लेकिन बात वहीं पर आकर अटकेगी कि बीजेपी उनको टिकट देने से पहले सोनीपत रोहतक का मसला कैसे सुलझाती है। सर हिसार को लेके भी काफ़ी गहमा-गहमी है। हिसार का पेच अरुण जो सुनने में आ रहा है, 2 कारणों से हिसार का पेच फंसा है। पहला मसला है भव्य बिश्नोई का। भव्य बिश्नोई को नायब सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल होने का दावेदार माना जा रहा है, और उनका नाम जो कल मंत्रिमंडल की लिस्ट थी उसमें नाम उनका था, लेकिन वो आसाम में गए हुए थे, उनको लौटने में देरी होगी, इसलिए उनको शपथ नहीं दिलवाई गई। अगर उनको मंत्री बनाया जाता है, फिर कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिलेगी। उन हालात में या तो रणवीर गंगवा को टिकट मिलेगी, और या फिर कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिलेगी। और मुझे लगता है कि वहां पर टिकट का कारण भी रोहतक बनेगा। रोहतक में अगर रणदीप हुड्डा को टिकट दी गई, तो हिसार में रणवीर गंगवा को टिकट मिलेगी, और अगर रोहतक में अरविंद शर्मा को ही टिकट दी गई, तो फिर हिसार में कैप्टन अभिमन्यु की टिकट पक्की रहेगी। तो सोनीपत से सोनीपत का मसला जो है रोहतक के साथ जुड़ा हुआ है। जो एक नई डेवलपमेंट यही है कि एक वीडियो वायरल होने के चलते वर्तमान सांसद रमेश कोसी का टिकट तो बिल्कुल पक्का कट गया है। और वैसे भी अगर ये वीडियो जारी भी नहीं होती, तो भी अरुण हमने पहले चर्चा की थी कि टिकट कटने वाले सांसदों की नाम लिस्ट में है, तो रमेश कोसी का नाम भी शामिल था। अब तो ये देखने की बात है कि यहाँ भी ब्राह्मण चेहरे ही ज्यादा जो दावेदारी में है, चाहे वो योगेश्वर दत्त है और चाहे वो मोहनलाल बड़ौली है। ये दोनों का ही टिकट का दाव ज्यादा है। इसके अलावा राजीव जैन भी टिकट के लिए यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। अब बीजेपी
अगर रोहतक में देखिए सिरसा सॉरी हिसार, रोहतक और सोनीपत तीनों का तीनों कनेक्शन एक साथ में है और इनके साथ में कुरुक्षेत्र भी जुड़ गया है, यानी चारों सीटों का ताला एक चाबी से खुलेगा। ये रोहतक का जो समीकरण है वो तय जो करेगा कि जो टिकट वो हिसार में किसको मिलेगी, टिकट सोनीपत में किसको मिलेगी और टिकट जो है कुरुक्षेत्र में किसको मिलेगी। यानी कुरुक्षेत्र का चक्रव्यूह ऐसा बन गया है कि उसके चलते कहीं उसमें सोनीपत भी अटैच हो गया है, उसमें रोहतक भी अटैच हो गया है और उसमें साथ साथ हिसार भी अटैच हो गया है। बिल्कुल बड़ा मसला है। अगर मुझे कुछ ये लग रहा है कि क्या पता रमेश कौशिक की टिकट ना कटे। नहीं, उनकी टिकट तो 100% कट चुकी है। अब ये देखने की बात रहेगी कि मैं बताता हूँ कि ये कन्फर्म टिकट कट चुकी है। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि बीजेपी रोहतक में क्या करती है। रोहतक में जो है एक्टर रणदीप हुड्डा पर दांव लगाती है या अरविंद शर्मा को दोबारा टिकट देती है, उसके हिसाब से ही बाकी की तीनों टिकटों का फैसला होगा। बिल्कुल नहीं, रोहतक में जिस तरह से हम लोग पब्लिक रिएक्शंस भी ले रहे थे और गए भी हैं वहाँ पे, तो काफ़ी मजबूत स्थिति दीपेंद्र हुड्डा की वहाँ पे है और ऐसे में बीजेपी को काफ़ी मुश्किल हो रही है। अब देखिए वही तो बात है ना कि बीजेपी इसलिए सीरीज है रोहतक को लेकर क्योंकि पिछली बार भी रोहतक की सीट बेहद कम मार्जिन से बीजेपी जीती थी और इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने उस पोजीशन से निकलने के लिए, उस अंतर को पाटने के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी है और बीजेपी को ये पता है कि हरियाणा में अगर सबसे मुश्किल कोई सीट है तो वो सीट रोहतक की है। वहां पर दीपेंद्र हुड्डा को हराना आसान नहीं होगा और इसलिए बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है, लगातार रिसर्च कर रही है, लगातार फीडबैक ले रही है कि दीपेंद्र हुड्डा को हराने में कौन सा नेता सक्षम हो सकता है। वो अन्य तौर पर दो चेहरों पर आकर जो बीजेपी रुक गई है कि या तो रणदीप हुड्डा और या फिर अरविंद शर्मा। सर, अशोक तंवर को जिस तरह से टिकट दिया गया और सुनीता दुग्गल का टिकट जिस तरह से काटा गया है, क्या लगता है अशोक तंवर वो पुरानी पकड़ जो कांग्रेस में से सांसद जब वो बने थे, क्या वो दोबारा ले पाएँगे? देखिए उनके सिरसा की सीट अशोक तंवर के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कुमारी सैलजा चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर अशोक तंवर आप मान के चलिए 3 लाख वोटों से ज्यादा से चुनाव जीतेंगे क्योंकि अगर अशोक तंवर को देखो अपने इलाके की नब्ज का पता है। उनको ये पता है कि कौन लोग उनसे नाराज हैं, उनको ये पता है कौन से लोग उनसे बेहद खुश हैं, उनको ये पता है कौन से हलकों में क्या चुनौती है और उनको कैसे चुनाव को मैनेज करना है। तो उनका चुनाव लड़ना जहां बीजेपी के लिए भी सहूलियत है, वहीं अशोक तंवर का भी अपने खुद इलाके में चुनाव लड़ना एक उनके लिए गुडविल रहेगा क्योंकि अशोक तंवर वैसे तो अंबाला से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मैं खुद इस पक्ष में था कि अशोक तंवर अगर चुनाव लड़ना चाहते तो उन्हें सिरसा से लड़ना चाहिए क्योंकि सिरसा में उनकी पकड़ ज्यादा है, सिरसा में उनका वोट बैंक है और सिरसा में बीजेपी की मदद से वो ज्यादा आसानी से सांसद बन सकते हैं। देखिए क्या था कि सुनीता दुग्गल के प्रति लोगों में नाराजगी ज्यादा थी। सुनीता दुग्गल का जो पर्सनल जो परफॉर्मेंस है 5 साल की वो नेगेटिव रही है। यही वजह है कि उनका टिकट काटकर अशोक तंवर को टिकट दिया गया है। सर बड़ी बात है बीजेपी टिकट काटने में तो ज़रा भी गुरेज़ नहीं करती, चाहे वो कितना ही बड़ा खबीख़्याँ हो, सभी को तितर-बितर कर देती है। देखिए महाराष्ट्र का भी एग्ज़ाम्पल था, जो देवेंद्र फडणवीस थे, वो पहले मुख्यमंत्री थे, फिर उप मुख्यमंत्री बना दिए। ऐसे ही मनोहर लाल खट्टर को पहले मुख्यमंत्री थे, अब सांसद का टिकट दे दिया। बीजेपी शफ़ल करने में ज़रा भी गुरेज़ नहीं करती और मुझे लगता है जो ये 4-5 टिकटों की घोषणा हुई है, उन्होंने नब्ज़ को पकड़ लिया है कि हाँ, ये टिकटें तो हमारी कन्फर्म है। जो ये बाकी बची हुई सीटें हैं, क्या लगता है इन पे किसका हुड्डा के प्रभाव के कारण अभी रुकी हुई है बीजेपी? देखो वो क्या है कि बीजेपी बिल्कुल प्रैक्टिकल पार्टी है। वो 1-2 सर्वे नहीं कराती बल्कि आधा दर्जन सर्वे कराती है और उस सर्वे के सारे अलग एंगल से होते हैं, अलग एजेंसियों से होते हैं और अलग ही सामाजिक पैटर्न पर होते हैं। बीजेपी सिर्फ ये देखती है कि कौन सी सीट पर कौन सा चेहरा जीत सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने 6 सीटें वो डिक्लेयर कर दी हैं जहां पर उसके लिए जीत कन्फर्म निकलने के जो है सर्वे रिपोर्ट आए हैं। अब जो बाकी की जो 4 सीट है उन 4 सीटों में बीजेपी को सिर्फ जो दिक्कत है वो रोहतक को लेकर ही दिक्कत है। बाकी की सीटों पर बीजेपी को ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन रोहतक का जो मसला है, रोहतक का जो रगड़ा है, वो बीजेपी के अभी तक समझ में नहीं आया है और इसलिए हल नहीं मिलने के चलते ही इन 4 सीटों की जो है घोषणा रोकी गई है और चारों के बारे में तभी पोजीशन क्लियर होगी जब रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा का तोड़ निकाला जाएगा।
बड़ी बात है, सारी उठापटक तो बीजेपी ने कर दी है और बीजेपी ने बिल्कुल एकदम से राजनीति को मतलब जिस एंगल से जो राजनीतिक विश्लेषक भी सोचते थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सभी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं और एकदम से सभी ऐसे चेहरे दे दिए हैं कि सब हैरान परेशान है कि ये कौन से चेहरे आ गए हैं। हाँ, देखिए अरुण क्या है कि आप मान के चलिए कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है और ये दांव पूरे हरियाणा में जो बीसी और ओबीसी वोटर हैं जो लगभग 35% है, उनको अपने साथ लामबंद करने के लिए ये दांव चला है और मुझे लगता है ये दांव कामयाब हो जाएगा। और इस दांव के चलते आप मान के चलिए उनकी रोहतक की सीट पर भी अब दीपेंद्र हुड्डा के लिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि रोहतक पार्लियामेंट में सैनी वोटर लगभग 1 लाख है और ये 1 लाख वोटरों में से 2019 के चुनाव में 50-50% का बंटवारा हुआ था। लेकिन अब नायब सैनी के सीएम बनने के बाद आप मान के चलिए कि लगभग 90% जो सैनी वोटर है वो बीजेपी की साइड जा सकता है और अगर ऐसा हुआ फिर दीपेंद्र हुड्डा के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आज अगर दूसरी न्यूज़ चैनल्स की भी कैलकुलेशन करें और राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं की कैलकुलेशंस करें, तो क्या कुछ समझ में आता है सिनेरियो किस तरह की उठापटक है और भविष्य क्या रहने वाला है हरियाणा का? देखिए और जो है फिलहाल तो हरियाणा के अंदर मुझे जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो साफ तौर पर नो एक का नजर आ रहा है। लेकिन 10वीं सीट के लिए भी बीजेपी का कैंडिडेट आने के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे कि नो एक ही रहेगा या 10-0 हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी अपनी तैयारी पूरी जोर शोर से कर रही है। उन्हें पूरा मैनेजमेंट पूरा एक्टिव हो चुका है, वो सारे के सारे दावेदारों को लेकर फीडबैक ले चुकी है, 90 के 90 हलकों में अपने ऑफिस खोल चुकी है। यानी इस मामले में बीजेपी जो कांग्रेस से काफी आगे चल रही है। अब देखने की बात रहेगी कि इस सारे मसले के अंदर इनेलो कहाँ जाएगी, जेजेपी कहाँ जाएगी, आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी। आम आदमी पार्टी को और उन जो कुरुक्षेत्र की जो सीट मिली थी ना, उस सीट के ऊपर नायब सैनी के सीएम बनने के बाद समीकरण बदल गए हैं। पहले तो आम आदमी पार्टी को लगता था कि आसानी से वो सीट निकाल लेगी और समीकरण भी कुछ ऐसे थे जहां आम आदमी पार्टी उलटफेर कर सकती थी। लेकिन नायब सैनी के सीएम बनने के बाद अब आम आदमी पार्टी को इस कुरुक्षेत्र के चक्रव्यूह को तोड़ना आसान नहीं होगा, बल्कि वो चक्रव्यूह में फंस गई है और इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उसे बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उसे सारे ताम धाम रंग भेद सारे सब कुछ सारे फार्मूले लगाने पड़ेंगे, तभी वो मुकाबले में आ पाएगी, वरना उसके लिए यहाँ पर हालात फंसने के हो सकते हैं। सर वैसे तो चर्चा हम लोकसभा की कर रहे थे, एक पार्टी की और चर्चा कर लेते हैं। क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे? जननायक जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए और आज जो हिसार में जो रैली थी दुष्यंत चौटाला की, उस रैली में अगर दुष्यंत चौटाला के भाषण का हम गहराई से विश्लेषण करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला वो तय करें कि क्या सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना है, वो तय करें कि 1 या 2 सीट पर चुनाव लड़ना है, वो तय करें कि किसी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना है, वो तय करें कि क्या सिर्फ विधानसभा चुनाव में उतरना है। यानी दुष्यंत चौटाला को एक बात तो नजर आ गई है कि उनके लिए लोकसभा के चुनाव बेहद खराब हैं। लोकसभा चुनाव में उनके लिए साख बचाना बेहद मुश्किल है। ये भी कह सकते हैं कि उनको पता है कि 10 की 10 सीटों में उनके लिए जमानत बचाना भी फिलहाल मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जेजेपी या तो सिर्फ 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या साफ तौर पर ये कह देगी कि वो वोट का टू पार्टी नहीं साबित होना चाहती है और इसलिए वो सिर्फ बिना विधानसभा चुनाव पर फोकस करते हुए लोकसभा चुनाव से दूर रहेगी। बड़ी बात है ये सभी सीटें जैसे लिस्ट आ रही है धीरे-धीरे से, धड़कनें सबकी बढ़ रही हैं और सभी को इंतज़ार है कहीं न कहीं सभी अपने समर्थकों के साथ, अपने नेताओं के साथ अटैच हैं और हर रोज़ नए समीकरण बन रहे हैं, हर रोज़ नई बातें हो रही हैं। सोनीपत को लेके थोड़ी-सी और कसक है क्योंकि सोनीपत भी काफ़ी हॉट सीट है। अगर योगेश्वर दत्त आपने कहा कि रमेश कौशिक की टिकट जो है वो 100% कट रही है। अगर उस उनके सामने देखें तो योगेश्वर दत्त के सामने सुरेंद्र दहिया या पदम सिंह दहिया कौन मजबूत रह सकता है? देखिए साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस के टिकट की बात है वो योगेश्वर दत्त हो चाहे मोहनलाल ब्रोली हो चाहे राजीव जैन हो, उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर सुरेंद्र दहिया ही सबसे मजबूत नजर आते हैं। क्योंकि सुरेंद्र दहिया का जो वर्किंग का जो क्षेत्र है और उनका जो प्रभाव का जो क्षेत्र है वो पदम सिंह दहिया से काफी बड़ा है। पदम सिंह दहिया अभी कांग्रेस में नए नए आए हैं, वो शरीफ आदमी है, वो उनका नेचर भी अच्छा है और विधायक के तौर पर भी उनसे नाराजगी ज्यादा नहीं रही थी। लेकिन
लोकसभा का चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और नंबर 3 पर रहे थे। और ऐसे में सुरेंद्र दहिया के नाम पर ही मैं ज्यादा जयमती दिखाऊंगा, क्योंकि सुरेंद्र दहिया कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले और बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी में डालने वाले प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। अगर सिर्फ बीजेपी कैंडिडेट्स में जिक्र करें, मोहनलाल बड़ौली और योगेश्वर दत्त और राजीव जैन, तीनों में से देखिए, तीनों के तीनों एक अलग मायने के जो किरदार हैं, अलग-अलग दावेदारी है। अगर बीजेपी राजीव जैन को टिकट देती है तो फिर जो है वैश्य कोटा पूरा हो जाता है और उससे जो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने जो सुरेंद्र लगाने का जो प्रयास किया है, वो प्रयास नाकाम हो जाता है और सोनीपत में बीजेपी की टिकट जिसे भी मिलेगी, वो जीत का प्रबल दावेदार रहेगा। वैसे योगेश्वर दत्त एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, तो उनको टिकट देना भी बीजेपी के लिए नुकसानदायक नहीं है। मोहनलाल बड़ौली बेशक विधायक के तौर पर ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, इसलिए मैं मानता हूँ कि उनका दावा नंबर 3 का है। बाकी जो दोनों दावेदार हैं, बीजेपी जिसको भी टिकट देगी, वो जीत का ज्यादा प्रबल दावेदार रहेगा। करनाल से मनोहरलाल खट्टर जी इस बार भी बड़ी जीत मानते हैं आप होगी? मुझे ये लगता है कि मनोहरलाल खट्टर की जीत हरियाणा में सबसे बड़ी जीत रहेगी, क्योंकि मनोहरलाल खट्टर का जो रसूख है, वो उस बेल्ट में कमजोर नहीं हुआ है। तो दूसरी बात ये है कि वहां का जो वोटों का जो समीकरण है, जो जातीय जो समीकरण है, वो बीजेपी को शूट करता है, वो मनोहरलाल खट्टर को रास आता है और यही वजह है कि उस सीट पर मनोहरलाल खट्टर जो है सबसे ज्यादा वोटों से जीत का रिकॉर्ड दायर करेंगे। ये हो सकता है कि पिछली बार जो 6.5 लाख वोटों का जो रिकॉर्ड जो संजय भाटिया ने बनाया था, वो तो शायद ना टूटे, लेकिन वो एक बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं हम। सर, दिग्विजय चौटाला पे एक आरोप हर बार लगता है वोट काटू, और वो हर बार एक बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, बड़ा चैलेंज ले लेते हैं। जैसे पिछली बार सोनीपत लोकसभा को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने लड़ने का चैलेंज ले लिया। क्या लगता है आपको इस बार भी अब राहें अलग हो गई हैं तो वो फिर से कोई बड़ा चैलेंज ले लेंगे? देखिए, जो जेजेपी के जो हालात हैं वो इस टाइप के नहीं है कि वो दिग्विजय चौटाला को चुनावी मैदान में उतारने का काम करें। अगर उनको शहीद करना है, उनकी पॉलिटिक्स को खराब करना है, उनको हारा हुआ और थका हुआ प्रत्याशी घोषित करना है, तो ही जेजेपी को टिकट देने का काम करेगी। हालात चाहे वो हिसार के हों, चाहे वो भिवानी के हों, वो जेजेपी के लिए अनुकूल नहीं है और ऐसे प्रतिकूल हालात में दिग्विजय चौटाला के लिए चुनावी दंगल में उतरना बेहद नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि वो 2 चुनाव पहले से ही हार चुके हैं। अगर वो तीसरा चुनाव भी हार गए और जमानत जब्त होगी, तो उनकी फिर भविष्य की जो पॉलिटिक्स है, उस पे सवालिया निशान लग सकता है, उस पे ताला लग सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर दिग्विजय चौटाला अपना भला चाहते हैं, तो उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं उतरना चाहिए। राव इंद्रजीत की बात कर रहे थे, वो अपनी बेटी के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, अब सिर्फ लोकसभा की टिकट से संतुष्टि होगी? अरुण राव इंद्रजीत इस बार अपनी बेटी को चुनाव पक्का लड़वाएंगे और वो चुनाव लड़वाने की तैयारी भी कर रहे हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता बीजेपी रहेगी और अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो उन हालात में आरती राव अपना फैसला खुद ले सकती हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने मर्जी के फैसले ले सकते हैं। यानी उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि आरती राव चुनाव जरूर लड़ेंगे। वैसे एक बात और भी है अरुण, जी। जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, उस विस्तार से पहले खट्टर सरकार में ओम प्रकाश यादव मंत्री थे और वो राव इंद्रजीत के कोटे के मंत्री थे। अब ओम प्रकाश यादव के साथ राव इंद्रजीत फैमिली की बिगाड़ हो गई है, तो ऐसे में अब नया मंत्री कौन बनेगा, ये भी अचरज की बात है, सस्पेंस की बात है। कि ये भी हो सकता है कि अगर बीजेपी चाहे तो आरती राव को सीधा मंत्री बना सकती है, क्योंकि अब 6 महीने की सरकार बची है और 6 महीने की सरकार में नायब सैनी के साथ साथ आरती राव भी मंत्री बन सकती हैं, वो डिप्टी सीएम भी बन सकती हैं। अगर बीजेपी उनके नाम पर दाव खेलती है, अगर बीजेपी उनको मंत्री या डिप्टी सीएम बनाती है, तो उन हालात में बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में जो अहिरवाल की जो 12 सीटें हैं, उन पे विरोधी पार्टी का सुपड़ा साफ भी कर सकती है। तो परिवारवाद का काम अब नहीं होगा सर? देखिए, क्या होता है कि बीजेपी ने पहले भी इस जो है मामले में एक्सेप्शन दिए हैं। जिस तरह से ब्रजेंद्र सिंह और उनकी मां दोनों को टिकट दिए गए थे। एक आधा केस के अंदर चल जाता है, क्योंकि आप अगर लगातार ज्यादा नेताओं को टिकट देते हैं तो परिवारवाद का आरोप लग सकता है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि सत्ता कौन दिलवाएगा। सत्ता दिलवाने में जो नेता मददगार साबित हो सकते हैं, तो बीजेपी उन सभी नेताओं की मदद लेगी और उनको चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी चाहे उनको अभी मंत्री ना बनाए,
लेकिन विधानसभा चुनाव में आरती राव को बीजेपी टिकट दे सकती है। एक असहज कह सकते हैं हम व्यक्तित्व का ज़िक्र करना हम भूल गए। बृजेंद्र जी जो कह रहे थे कि मैं बीजेपी में असहज था, तो अब वो कैसे सहज होंगे? देखिए, ब्रजेंद्र सिंह की टिकट मुझे हिसार से कन्फर्म लग रही है। बेशक वो सोनीपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो बीजेपी की पॉलिटिक्स में अपने आप को सेट नहीं कर पाए। असल में वो समझ नहीं पाए अरुण कि बीजेपी की वर्किंग अलग है। आईएएस के तौर पर ब्रजेंद्र सिंह एक बड़े अफसर थे। वहां पर उनकी मनमर्जी चलती थी, वहां पर उनके आदेश चलते थे, वहां पर वो बॉस होते थे। लेकिन एज ए सांसद के तौर पर ब्रजेंद्र सिंह ना तो फील्ड में ज्यादा एक्टिव रहे, ना वो जनता की कसौटी पर खरा उतरे और ना ही पार्टी हाईकमान के लिए एक फ्यूचर के बड़े फेस साबित हो पाए। यही वजह थी कि बीजेपी ने उनकी टिकट काटने का फैसला ले लिया था। ब्रजेंद्र सिंह अब बेशक से कुछ भी कहते रहे, हकीकत तो यह है कि बीजेपी ने उनका टिकट काटने का फैसला ले लिया था और इसलिए ब्रजेंद्र सिंह ने हालात को भांपकर कांग्रेस की टिकट हासिल करने के लिए ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। तो क्या लगता है अब वही 9-1 का सिस्टम? हाँ, देखो मैं तो आज की तारीख में 9-1 के बारे में ही भविष्यवाणी करना चाहूंगा, आकलन करना चाहूंगा और 10वीं सीट के बारे में भी अभी मैं कंफर्म नहीं कहता। आज की तारीख में 9-1 ही है। बाकी बीजेपी का कैंडिडेट कौन आएगा उसके बाद ही हम ये फाइनल कह पाएंगे कि 9-1 है या 10-0 है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर। कॉन्क्लूड करते हैं चीज़ों को और अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं कि बीजेपी ने आज जो है वो कुछ लिस्ट जारी की है जिसके अंदर अम्बाला से जो है वो बंतो कटारिया को टिकट दिया गया है, सिरसा से अशोक तंवर को टिकट दिया गया है, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को टिकट दिया गया है, गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत को टिकट दिया गया है और फरीदाबाद से टिकट दिया गया है। ये टिकट जो है घोषित हो चुके हैं और जो मंथन है, वो गहन मंथन है, वो जारी है। जिस तरह से कुलदीप कराड़ जी ने भी बताया कि हिसार, रोहतक और सोनीपत और इनके साथ ही कनेक्शन जो है तीसरा फँस गया है कुरुक्षेत्र का। इन इन जो चारों सीटों पे है, इन पे काफ़ी कनेक्शन फँसा हुआ है। तो देखते हैं किस तरह से ये चीज़ें रहने वाली हैं और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सर फिलहाल के लिए इतना ही। अगली चर्चा में फिर हम ज़िक्र करते हैं और सर चलते-चलते एक मेरे को एक सवाल और याद आ गया है, हम अभय चौटाला को भूल गए क्योंकि लोकसभा में देखिए भले ही चाहे आज पार्टी चाहे किसी भी स्थिति में है, लेकिन वोट बैंक काफ़ी है एनएलडी का आज भी। देखिए अरुण, सिंपल सी बात है कि अभय सिंह चौटाला बेशक अपने बलबूते पर कोई सीट नहीं जीत सकते हैं, लेकिन वो अकेले सिरसा सीट में कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। अगर वो बीएसपी के साथ मिल गए तो फिर वो सिरसा के साथ साथ हिसार में समीकरण बिगाड़ेंगे, वो रोहतक में समीकरण बिगाड़ेंगे, वो भिवानी में समीकरण बिगाड़ेंगे, वो सोनीपत में समीकरण बिगाड़ेंगे और वो कुरुक्षेत्र में भी समीकरण बिगाड़ेंगे। यानी 5 सीटों पर वो बीएसपी के साथ मिलकर समीकरण बिगाड़ सकते हैं और अकेले बलबूते पर वो सिरसा में समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, चलिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मैं शुक्रिया चाहूँगा भाई। हमारे दर्शक जो हैं हमारे साथ वो जुड़े रहें। हर अपडेट आपको लोकसभा की पल-पल की अपडेट मिल रही है और हर तरह का विश्लेषण भी यहाँ पे मिल रहा है। तो जिसे भी राजनीतिक चटखारे चाहिए तो वो हमारे चैनल्स के साथ खरी-खरी न्यूज़ के नैन मीडिया के साथ वो डटे रहें, बने रहें और हम आपको हर लेटेस्ट वो देने